नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चित्तौड़गढ़ किले के तीसरे भाग में। दोस्तों हम आ गए हैं सूरजपुर से थोड़ी ही दूरी पर माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, जो कि गज पर सवार माँ लक्ष्मी जी का ये मंदिर बना हुआ है। आगे देखिए, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। ये सीधा रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं। यहाँ दीपावली के दिन, बल्कि ये कहिए कि धनतेरस के समय से ही मेला शुरू हो जाता है और दीपावली की रात बड़ा ही अच्छा उत्सव होता है। चित्तौड़गढ़ ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ माँ लक्ष्मी जी का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने, उनकी पूजा करने। चलिए दोस्तों, चलते हैं माँ लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं, जो कि 8वीं शताब्दी की माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा यहाँ अंदर विराजमान है। और भक्तगण पूरी रात माँ का दर्शन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वही माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा है जो कि 8वीं सदी में यहाँ स्थापित हुई थी। दोस्तों ये माँ लक्ष्मी जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो किले के अंदर रहते हैं या जो किले के बाहर गांव के लोग हैं, उनकी बड़ी आस्था है यहाँ इस मंदिर में। और ये मंदिर के चारों तरफ घनी झाड़ियाँ हैं। ये देखिए उसका व्यू। दोस्तों ये महालक्ष्मी मंदिर के थोड़ा सा ही आगे एक और बड़ा ही सुंदर मंदिर है, लेकिन गेट बंद है। आइए चलते हैं, ऊपर से गेट लगा हुआ है। दोस्तों बड़ा ही सुंदर आर्किटेक्चर यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर चित्रकारी और कारीगरी की गई है। मंदिर के नीचे से लेकर के शिखर तक बड़े ही सुंदर जो है आकृतियाँ इस पर उकेरी गई हैं। और दोस्तों ये भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित अद्भुत नाथ जी का मंदिर है, जो कि 15वीं शताब्दी का है। बड़ा ही सुंदर यहाँ की वास्तुकला है, आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्कृष्ट कारीगरी की गई है इस मंदिर के नीचे से लेकर के शिखर तक। बड़ा ही अच्छा यह है दोस्तों मुख्य द्वार अद्भुत नाथ जी के मंदिर का। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ कोई इस समय पुजारी या और कोई दर्शक यहाँ नहीं आया है अभी तक, मतलब मेरे सामने। मैं यहाँ अकेला हूँ। ये मंदिर के बीचों बीच में आंगन है और आगे जो है गर्भगृह के ऊपर शिखर है, नीचे गर्भगृह है। चलिए गर्भगृह में देखते हैं भगवान अद्भुत नाथ जी की प्रतिमा विराजमान होगी। आइए दर्शन करते हैं। जय भगवान अद्भुत नाथ जी की, जय भोलेनाथ बाबा की। दोस्तों ये वही प्रतिमा है जो प्राचीन 15वीं शताब्दी से स्थापित है और भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं शिव जी के मंदिर में। ये अद्भुत नाथ जी का मंदिर है, शिव जी का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर चित्रकारी यहाँ भी की गई है। यहाँ मंदिर की दीवारों पर मैं आपको पूरा व्यू उसका दिखाऊंगा, आप पूरा ब्लॉग देखिएगा। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मैं छोटे छोटी जगहों को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जिसमें से कि ये अद्भुत नाथ जी का मंदिर है, जिसकी वास्तुकला बहुत ही सुंदर। चलिए अब यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये दाईं तरफ काली माता जी का एक मंदिर है। दोस्तों अब हम आ गए हैं भीमलात कुंड पर। जी हाँ, आपने सही सुना, भीमलात कुंड। महाभारत के जो भीम थे वो भी यहाँ आए थे और जल की तलाश में उन्होंने यहाँ अपना पैर मारा था धरती पर, और वहाँ जिसके कारण से गड्ढा हो गया था और तब से ये भीमलात कुंड यहाँ स्थित है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एक तरह से चारों तरफ से अगर आप देखें तो ये पैर के निशान की तरह ही दिखाई देता है। इसके चारों तरफ घाट बने हुए हैं। दोस्तों इतिहास में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं गोरा बादल महल। ये देखिए, ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है, अब सिर्फ फर्श और नींव ही दिखाई दे रही है। देखिए चारों तरफ का आपको हम व्यू दिखा रहे हैं। ये पहले यहाँ अच्छे खासे कमरे हुआ करते रहे होंगे, और दोस्तों सिर्फ ये 2 गुंबद ही बचे हुए हैं। 2 गुंबद हैं और अंदर कमरे हैं। आपने सुना होगा कि दोस्तों रावल रतन सिंह को जब अलाउद्दीन खिलजी धोखे से कैद करके दिल्ली ले गया, तो महारानी पद्मिनी ने
अपने इन्हीं दोनों वीर सैनिकों गोरा और बादल की मदद से राणा रतन सिंह को वहाँ से छुड़वाया। दोस्तों ये वही गोरा बादल महल है, कभी वे लोग यहाँ रहते रहे होंगे इसी महल में, इसी जगह पर, इसी मिट्टी पर। दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं और बीच में कच्चा रास्ता है। आगे भी शायद महल का ही कोई हिस्सा होगा। ये दाईं हाथ की तरफ यहाँ दीवार दिख रहा है, ये भी आधा ही है, काफ़ी गिर चुका है। और इधर देखिए कुछ बाइकें खड़ी हैं, कुछ लोग लग रहा है कि पिकनिक मना रहे हैं। आइए इनसे भी मिलते हैं, देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। जय माता दी। ये बढ़िया प्याज मिर्ची कट रहे हैं और इधर ये चिकन, इधर टमाटर। हाँ चलो अच्छा है। दोस्तों मैं पैदल ही इस चित्तौड़गढ़ किले को पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ और एक तरफ से निकला हूँ पैदल ही। ये देखिए यहाँ एक मंदिर हमें दिखाई दिया, आगे मृग वन विहार है। पहले चलिए इधर मंदिर भगवान भोलेनाथ जी का है, आइए दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ जी का। जय भोलेनाथ बाबा की। बहुत ही प्राचीन शिवलिंग यहाँ स्थापित दिखाई दे रहा है। मंदिर छोटा सा है लेकिन शिवलिंग काफ़ी प्राचीन है। और आगे नंदी बाबा विराजमान हैं और ये मंदिर का आगे का हिस्सा है। और आगे दोस्तों इधर मृग वन दुर्ग है जिसमें मृग वगैरह होंगे, लेकिन ये बंद है। और इधर बाएं हाथ की तरफ ये जंगल क्षेत्र है, इधर आबादी नहीं है। चलते हैं इधर दाहिने हाथ की तरफ हम, और इसी रोड पर चलते चलते हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि आज पूरा दिन हमारे पास है, इसलिए हमारे पास समय की कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम सिर्फ चित्तौड़गढ़ किले को दोस्तों सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, बल्कि इसे महसूस करने आए हैं। हम उस 7वीं 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं 15वीं शताब्दी में जीने आए हैं, जिसकी हम कहानी पढ़ते हैं, जिसका हम इतिहास पढ़ते हैं। दोस्तों एक और जलाशय देखिए उधर दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे जलाशय हुआ करते थे, हालांकि अब कम हैं, जिनमें कि वर्षा के समय में जल एकत्रित हो जाया करता था और बाद में उसका इस्तेमाल होता था। काफ़ी बड़ा जलाशय है ये, और यहाँ लोग उस साइड में पिकनिक भी यहाँ भी मना रहे हैं, भोजन वगैरह की कुछ लोग तैयारी कर रहे थे। काफ़ी बड़ा जलाशय है और इसके जो चारों तरफ घाट बनाए गए थे वो अब क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इन लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं जो यहाँ पार्टी सार्टी कर रहे हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, एक गुंबद जैसा दिखाई दे रहा है, देखते हैं वो क्या संरचना है। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को हम देखते हुए चल रहे हैं। ये देखिए एक गुंबद जैसा बना हुआ है और आगे देखिए एक गेट बना हुआ है, द्वार जैसा बना हुआ है। इसमें भी अंदर की तरफ चलते हैं। जाहिर सी बात है इसमें कुछ अच्छी संरचना रही होगी उस समय की, देखते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों अंदर काफ़ी खुला है, यहाँ बाज़ार जैसा कुछ हो सकता है, कोई ये बताने वाला है नहीं यहाँ पर, लेकिन ये द्वार है तो जाहिर सी बात है अंदर कुछ कोई अच्छी संरचना रही होगी। और दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं चित्तौड़गढ़ किले में नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर पर। ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही मान्यता है इस नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर की। आइए चलिए अंदर दर्शन करते हैं भोलेनाथ जी के। दोस्तों ये देखिए ये महल का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, कुछ क्षतिग्रस्त स्थिति में है।
दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं रानी पद्मिनी जी के महल की तरफ। ये देखिए जल महल जो कि तालाब के बीचों बीच बना हुआ है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी हम पीछे से आ रहे हैं चूँकि, तो हमें पहले जल महल दिखाई दिया। रानी पद्मिनी जी का महल जो है ये बाएं हाथ की तरफ है, जो मुख्य महल है। और ये जल महल एक तरह से ग्रीष्मकालीन महल था। गर्मियों के दिनों में यहाँ रानी पद्मिनी जी रहा करती थी। और दोस्तों अब हम आ गए हैं जो रानी पद्मिनी जी का मुख्य महल है उसमें आ गए हैं। ये देखिए एक शिलापट भी लगा हुआ है। और चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। मुख्य द्वार बना हुआ है और यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं उनके टिकट भी यहाँ चेक होते हैं। दोस्तों ये है पद्मिनी महल के अंदर का व्यू। और ये एक तरह से जनान खाना हुआ करता था, क्योंकि रानी पद्मिनी जी का महल था। अब इसे दोनों तरफ देखिए एक तरह से सुंदर सुंदर क्यारियाँ बना दी गई हैं, एक उपवन का रूप दे दिया गया है। और बाईं तरफ देखिए ये बारादरी जैसा बना हुआ है। जब रानी पद्मिनी जी यहाँ रहती रही होंगी वो यहाँ बैठ कर के अपनी सखियों, अपनी दासियों के साथ में वो यहाँ बैठा करती रही होंगी। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अंदर ये इधर दासियों के लिए कमरे दाएं हाथ की तरफ बने हुए हैं, जो कि अब जिसकी छत नहीं दिखाई दे रही है, दीवारें ही बची हैं। ये देखिए ऊपर छत गायब है, समय के साथ ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। और अब हम और अंदर की तरफ आ गए हैं। यहाँ एक और उपवन जैसा है, काफ़ी खुला क्षेत्र है और जिसमें सुंदर सुंदर पत्तियाँ लगाई गई हैं। तो दोस्तों ये देखिए ऊपर एक बुर्ज बना हुआ है। यहाँ हमें लगता है कि रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी जी गर्मियों के दिनों में बैठा करते रहे होंगे और अपने चित्तौड़गढ़ राज्य को देखा करते रहे होंगे। आइए चलते हैं और आगे की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, ये हम अब इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर रानी, देखिए सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। रानी पद्मिनी जी इन्हीं सीढ़ियों पर बैठी थी और उनका प्रतिबिंब पानी में से अलाउद्दीन खिलजी ने, जहाँ हम खड़े हैं जिस जगह पर, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ था और उसी दर्पण में रानी पद्मिनी जी का प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था। दोस्तों इतिहास में कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि उसे रानी पद्मिनी का नहीं बल्कि किसी दासी का प्रतिबिंब दिखाया गया था। कुछ इतिहासकारों में इसको लेकर के मतभेद भी है। सच्चाई क्या है ये एनालिसिस का विषय है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय पद्मिनी पैलेस में हूँ और ये पूरा पद्मिनी पैलेस है। और अंदर वो जगह है जहाँ पर रानी पद्मिनी जी का चेहरा राजा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को शीशे के प्रतिबिंब में दिखाया था, वो ये पैलेस है। अपना चेहरा पर पुरुष को नहीं दिखाती थी, खास तौर से रानी माँ तो किसी के सामने नहीं दिखाती थी। ये सबसे बड़ा विरोध भी था। तो हुआ ये था, पद्मिनी की एक बॉडीगार्ड होती है हम सब, जैसे इंदिरा गांधी की 4 हम सब थी। इंदिरा गांधी कहाँ से निकलती थी किसी को पता ही नहीं चलता था। सद्दाम हुसैन उसके 5-7 डुप्लीकेट घूमते ही रहते थे। अमेरिका ने भी उसका DNA कराया। दोस्तों ये गाइड महोदय भी ऐसे ही कुछ बता रहे हैं जैसा कि हमने आपको बताया भी। और चलिए आगे चलते हैं, पद्मिनी महल के बाकी हिस्सों को देखते हैं। ये देखिए इधर जीना बना हुआ है और अंदर कुछ कमरे हैं और इधर काफ़ी खुला स्थान है। वही जो है बागीचा जैसा बना हुआ है। और ये देखिए एक द्वार, आइए चलते हैं। वो सामने वही बुर्ज है जो अभी हम लोगों ने देखा था। दोस्तों इस महल में, रानी पद्मिनी जी के महल में कई सारे उपवन जैसे खुले स्थानों पर बने हुए हैं। और ये देखिए एक इधर छतरी जैसा बना हुआ है। आइए
चलते हैं, देखते हैं ये पूरी ये क्या है। बावड़ी है। यहाँ से दोस्तों देखिए जल महल जिस जगह बना हुआ है वो ये स्थान है। जल महल में अभी पानी नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में पानी इसमें काफ़ी हुआ करता था और गर्मियों में ये काफ़ी ठंडा रहता था। इसलिए रानी पद्मिनी जी जो 6-7 महीने गर्मियों के होते थे वो इसी जल महल में ही निवास करती थी। और दोस्तों मुख्य महल से जल महल में जाने के लिए नाव का सहारा लिया जाता था। नाव से आवागमन होता था क्योंकि कोई रास्ता तो है नहीं, चारों तरफ से पानी भरा रहता था। और इस तरह से उस समय एक प्राकृतिक, जैसे आजकल हम लोग एसी कूलर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एक प्राकृतिक रूप से बनाया गया था। दोस्तों अब हम लोग रानी पद्मिनी महल से बाहर आ चुके हैं। जय माँ कालिका। दोस्तों ये कालिका माता जी का मंदिर है। दोस्तों ये देखिए सारे लंगूर माँ कालिका देवी मंदिर की सीढ़ियों पर और शिखर तक पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं। पता नहीं। दोस्तों माँ कालिका जी का ये बहुत ही प्राचीन और प्राचीन मंदिर है और काफ़ी पुराना सिद्ध पीठ है, बल्कि शक्तिपीठ है। और यहाँ काफ़ी भीड़ भी होती है, काफ़ी लोग आज आए हुए हैं दर्शन के लिए। चलिए हम लोग भी माँ कालिका जी का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे जो भी बचा है उसको देखते हैं। ये देखिए माँ कालिका जी की प्रतिमा आगे स्थापित है। जय माँ कालिका जी की, जय माँ कालिका जी की। दोस्तों ये कालिका जी के मंदिर में ही, मंदिर प्रांगण में ही बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ लोग, हमें लगता है कि जो सावन का महीना आता है उसमें रुद्राभिषेक वगैरह लोग कराते होंगे। काफ़ी छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। काफ़ी शांतिप्रिय जगह है दोस्तों ये माँ कालिका जी का मंदिर। और यहाँ पर इतने लंगूर हैं लेकिन किसी को भी बेचारे ये नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। दोस्तों अब हम लोग कालिका माता जी के मंदिर से आगे चल रहे हैं और देखिए ये यहाँ एक तालाब सा दिखाई दे रहा है। ये इसे जयमल पत्ता जी का तालाब बोलते हैं। जयमल पत्ता जी की बावड़ी है ये, और सामने ये जयमल पत्ता जी का महल है। जी हाँ दोस्तों, जयमल पत्ता जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। जयमल जी राणा उदय सिंह जी के सेनापति थे। जब राणा उदय सिंह के सामंतों ने उन्हें चित्तौड़गढ़ से बाहर भेज दिया तो उस समय इस चित्तौड़गढ़ किले की बागडोर जयमल और पत्ता जी के ही हाथों में थी। दोस्तों जयमल जी एक बार चित्तौड़गढ़ किले की बाहरी दीवार की रिपेयरिंग करा रहे थे और उस समय अकबर ने उन्हें बंदूक से निशाना लगा करके उनके पैर पे गोली मार दी थी, जिससे कि उनका पैर जख्मी हो गया था। और उस युद्ध में जो कि अकबर की सेनाओं के साथ जयमल जी और पत्ता जी का हुआ था, तीसरा साका चित्तौड़गढ़ का, उसमें जयमल जी के भतीजे कल्ला जी थे। जयमल जी कल्ला जी के कंधों पर बैठ करके उन्होंने अकबर की सेनाओं के साथ युद्ध किया था। ये उन्हीं जयमल जी का महल है। आइए अंदर चलते हैं। अंदर दोस्तों माँ कंकाली जी का मंदिर है। ये देखिए छत नहीं है, सिर्फ दीवारें ही हैं। अंदर माँ कंकाली जी का महल है जो कि काफ़ी प्राचीन है। ये देखिए हवन कुंड है, त्रिशूल वगैरह रखे हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों ये पूरा क्षतिग्रस्त है, सिर्फ दीवार ही दीवार बची है। और आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी छत रही होगी इसकी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके बगल में जो भवन है उसकी भी छत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये तस्वीर बनी हुई है, ये शायद जयमल जी की है। और ये देखिए ये नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा छत का व्यू, जिसमें सिर्फ ऊपर की छत बची है, बाकी सारी छत गिर चुकी है।
दोस्तों ये एक यहाँ पेंटिंग भी लगाई गई है और आप देख सकते हैं कि कितना विशाल ये महल है जयमल जी और पत्ता जी का। इन ऐतिहासिक किलों का संरक्षण होना चाहिए, इनकी देखरेख होनी चाहिए। ये हमारी धरोहरें हैं। ये देखिए ऊपर जाने का रास्ता था लेकिन जीना बना हुआ था, लेकिन ऊपर क्षतिग्रस्त हो गया है इसलिए बंद कर दिया गया। तो ये रहा दोस्तों जयमल पत्ता जी का महल चित्तौड़गढ़ किले में। और देखिए यहाँ से हमें सामने विजय स्तंभ दिखाई दे रहा है झाड़ियों की उस पार। और अब चलते हैं हम लोग विजय स्तंभ की तरफ। दोस्तों ये भी देखिए एक जलाशय है और सामने देखिए एक मंदिर दिखाई दे रहा है, छोटा सा प्यारा सा। जूम करके दिखाता हूँ मंदिर। ये देखिए दोस्तों, ये सब इस समय बहुत ही सुरक्षित हालत में नहीं है, लेकिन जब अपने प्रचलन में रहे होंगे तो कितना सुंदर दिखता होगा ये सब। दोस्तों ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा है, चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं चित्तौड़गढ़ के चौथे ब्लॉग में, चौथे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।